अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ राज आँखें तेरी पार्ट 13। ये मंज़र पंचायत का था, जहाँ सामने मौजूद 5 कुर्सियों पर गांव के सरदार और दरमियान में सरपंच सलाहुद्दीन साहब बैठे थे। मुतस्सिम जब तक बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक के लिए सलाहुद्दीन साहब ने सरपंच की कुर्सी संभाल ली थी। एक तरफ पड़ी चारपाई पर मुतस्सिम चौधरी, ईमान शाह और मुतस्सिम के डेरे और खेतों में काम करने वाले लोग बैठे थे, जबकि दूसरी जानिब आसिम चौधरी का मुलाजिम शाजिया नामी वो औरत और आसिम चौधरी के दूसरे चंद मुलाजिम और सामने गांव के बाकी कुछ लोग खड़े थे। तो बच्चे, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से आई हो और कल मुतस्सिम चौधरी के डेरे पर कैसे पहुंची। सलाहुद्दीन साहब ने चादर में लिपटी बैठी औरत को मुखातिब किया, तो वो अपने आंसू पोंछती दरमियान में आकर खड़ी हुई। मेरा जी इस दुनिया में कोई नहीं, मैं यतीम खाने में रहती हूँ। कुछ दिन पहले मुतस्सिम चौधरी मुझे वहाँ से ले आए थे कि वो मुझे अपनी हवेली में काम पर रखेंगे और इज्जत से मैं हवेली की चारदीवारी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मुझ जैसी गरीब बेसहारा को और क्या चाहिए था, इसीलिए एतबार करके इनके साथ चली आई। तो उन्होंने मुझे अपने डेरे के एक कमरे में लाकर बंद कर दिया और कल रात ये कमरे में आए तो मैंने इनसे हवेली जाने का कहा, तो उन्होंने मेरी साथ बदतमीज़ी की, जिस पर मेरा हाथ उठ गया और फिर उन्होंने रोते हुए अपनी बात कहती आखिर में चेहरा चादर में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी, जिस पर मुतस्सिम और ईमान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची। तुम कुछ कहना चाहोगे मुतस्सिम चौधरी, सलाहुद्दीन साहब के साथ बैठे सरदार ने कहा। तो मुतस्सिम चौधरी उठकर दरमियान में आकर खड़ा हुआ। मैं शहर आता जाता रहता हूँ, ये बात सारा गांव जानता है और लोग ये भी जानते हैं मैं हमेशा काम से जाता हूँ। जो लोग शहर जाकर खेतों के लिए खाद वगैरह नहीं ला सकते, मैं अपने मुलाजिम के साथ वही सब लाता हूँ। गांव के क्लिनिक के लिए अद्वियात जो डॉक्टर अहमद लिख कर देते हैं वो सब भी लाता हूँ। और भी ज़मीनों के बहुत से मामलात हैं जिन्हें हल करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता है, कभी पानी और कभी बिजली के लिए भी। खुदा और उसके बाद मेरे मुलाजिम गवाह है कि मुतस्सिम चौधरी ने किसी की इज्जत की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा। मेरे साथ जाने वाले मुलाजिम गवाह है कि मैंने काम के अलावा शहर जाकर किसी से कोई बात नहीं की। एक औरत पर गलत निगाह डालना तो बहुत दूर की बात है। परसों मैं शहर गया था, मेरी बीवी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वही लेकर आया था। गसनफर साथ था मेरे। मुनव्वर चाचा जानते हैं कि डेरे पर कोई भी कमरा बंद नहीं था। सब मुलाजमों को किसी भी कमरे में जाने आने पर कोई पाबंदी नहीं थी और मैंने इस औरत के साथ कुछ गलत नहीं किया, सख्त लहजे में कहकर एक काटदार निगाह उस औरत पर डाली। फिर गांव के कुछ मर्दों और औरतों ने मुतस्सिम चौधरी के हक में गवाही दी। डॉक्टर अहमद और मुनव्वर चाचा ने भी मुतस्सिम के शहर आने जाने का मकसद बताया। मैं गुनहगार नहीं हूँ, मगर इस औरत को इंसाफ दिलाना मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं इसका मेडिकल करवाना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ चलकर इसका मेडिकल करवा सकते हैं। मुझे या मेरे मुलाजमों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे मेडिकल नहीं करवाना। आप तो बड़े लोग हैं जी, रिपोर्ट बदलवा कर मुझे जलील करके खुद रिहा हो जाएंगे। आप सरदार साहब, आप लोगों को एक मजलूम औरत पर यकीन नहीं? क्या एक औरत खुद का इस तरह तमाशा लगा सकती है? आप इनकी बीवी से पूछे कि वो कुरान पर हाथ रख कर कह के मुतस्सिम चौधरी कल रात इसके पास था या नहीं। मेरी बेगुनाही वही साबित करेगी, वरना मैं आप में से किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। औरत के चिल्लाकर कहने पर मुतस्सिम चौधरी के गुस्से से चेहरा तक खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया। यही तो मुझे भी शक है कि एक औरत वाकई खुद को इस कदर कैसे गिरा सकती है। दिल तो मेरा कर रहा है यही जिंदा गाड़ दूं। अगर आप अपनी ज़बान से मेरी बीवी का नाम लिया तो सारे लिहाज भुलाए ताक रख कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। आगे बढ़कर शाजिया नामी औरत की गर्दन अपने हाथ में दबोचकर कुर्राते हुए कहा। तो सलाहुद्दीन साहब और ईमान ने बमुश्किल मुतस्सिम की पकड़ से उस औरत को छुड़वाया। ठीक है, हयात आकर गवाही देगी, बुलाओ हयात को। सरदार ने गाड़ी में बैठी ये सब देखती हयात को बुलाने को कहा, तो हयात ने नफ़ी में सर हिलाकर सर नूर बेगम के सीने में छुपा लिया। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा दे, हयात ने रोते हुए कहा। अभी हयात मुलाजिम को कार मोड़ने का कहती, इससे पहले मुतस्सिम चौधरी ने कार का दरवाज़ा खोलकर हयात का हाथ थामकर बाहर निकाला। जो सच है हयात, तुम वही बताना, तुम फिक्र मत करो। सच इंसान को कभी रुसवा नहीं होने देता। ये सच मुझे लोगों की नज़रों में मशकूक तो ठहराएगा, मगर एक दिन आने पर सरखुरू भी करेगा। अपने शौहर पर यकीन रखो, हयात का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढांपते नर्म लहजे में कहा।
तो हयात ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया तो मुतस्सिम चौधरी ने सख्त नज़रों से हयात को घूरा। हयात का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढांपते नर्म लहजे में कहा। तो हयात ने रोते हुए नफ़ी में सर हिला दिया तो मुतस्सिम चौधरी ने सख्त नज़रों से उससे घूरा। हयात का हाथ थामकर पंचायत के दरमियान में आकर खड़ा हुआ। हयात को सामने खड़ा करके खुद उसकी पुश्त पर खड़ा होकर हयात के कंधे पर अपना हाथ रखा। मेरी बीवी जो भी कहेगी सच कहेगी, मगर कुरान पाक पर हाथ नहीं रखेगी। मुतस्सिम चौधरी अपने रब की नाजिल की गई किताब की दिलो जान से इज्जत करता है। वो किताब रब ने हमारी रहनुमाई के लिए उतारी है। उसमें मेरे रब ने हम जैसे लोगों के लिए पैगाम भेजा है ताकि हम नसीहत पकड़े, इसके बताए रास्ते पर चले, ना कि यहाँ अपने किरदार की सफाइयाँ पेश करने के लिए उसे इस्तेमाल करें। जिसने सच बोलना होता है वो अपनी गर्दन पर दुश्मन की तलवार को देखकर भी बोल देगा, और जिसने झूठ बोलना होता है वो अपने ज़मीर को मारकर इस किताब पर हाथ रखकर भी बोल देता है। और मेरा ईमान और किरदार इतना मजबूत ज़रूर है कि मैं अपने रब पर यकीन रखकर सच बोलकर हालात का सामना करूं, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना किया है। और मुतस्सिम चौधरी झूठ बोलने वालों में से नहीं। मुतस्सिम चौधरी की एक एक लफ्ज़ से हयात को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। मुतस्सिम चौधरी के हाथ का दबाव अपने कंधे पर महसूस करके अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया। मुतस्सिम रात को 9 बजे के बाद डेरे के लिए निकल गए थे। उन्हें कुछ ज़रूरी काम था और वो मेरे सोने की बात नहीं बल्कि मुझे बताकर गए थे। और मुनव्वर चाचा जानते हैं कि मुतस्सिम वहाँ आते हैं और उनकी मौजूदगी में ही अक्सर मुतस्सिम अपना काम करके घर भी लौट जाते हैं। मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन है, मुतस्सिम ने कुछ गलत नहीं किया। रही बात सबूतों की, तो वो मेरे शौहर बहुत जल्द आप लोगों के सामने ले आएंगे, क्योंकि वो बेगुनाह है। यह औरत झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे क्या वजह है, मगर मैं इस बात पर हैरान हूँ कि यह औरत एक गैर मर्द पर इतना अंधा यकीन करके कैसे इतनी दूर आ गई, जिसे मिले भी एक दिन भी उसे नहीं हुआ था। तो इसका यही मतलब निकलता है इसे मर्दों पर यकीन करके यूं ही कहीं भी आने जाने की आदत है। हयात बोलना शुरू हुई तो अपने दिल की भड़ास निकालते चुप ही नहीं हो रही थी। तभी मुतस्सिम चौधरी ने बिना किसी की परवाह किए हयात के कंधे पर मौजूद अपने हाथ पर दबाव डाला और हयात को पीछे करके अपने बाएं जानिब खड़ा करके अपने हिसार में ले लिया। बस मेरी शेरनी, इतना काफ़ी है। अब क्या उसे आंखों से निगलने का इरादा है? हयात के कान की जानिब झुकते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी के मुलाजमों ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। नज़रें तो पहले ही मुतस्सिम चौधरी की बीवी को देखकर झुक गई थी, मगर मुतस्सिम चौधरी का अपनी बीवी को अपने हिसार में लेना, उसके कान में सरगोशियाँ करना सब ने महसूस किया। जबकि सलाहुद्दीन साहब ने अपना इतना संजीदा बेटे को खुल्लम खुल्ला मोहब्बत के मुजाहरे करते देख वह मुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। जैसा कि मुतस्सिम चौधरी की बीवी ने बताया कि मुतस्सिम घर नहीं था, तो फिर कहाँ था? अब ये बातें परसों की जाएगी, क्योंकि अब मगरिब का वक्त हो चुका है। तब तक मुतस्सिम अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर आए। और तुम बीबी, जिस भी जगह से आई हो, किसी ने तो तुम्हें आते देखा होगा, है ना, मुतस्सिम के साथ। मेरी मुलाजिमा मुतस्सिम चौधरी के घर तुम्हारे पास रहेगी, मोबाइल देगी, जिससे रब्ता करना हुआ कर लेना और ख़ुद के लिए सबूत इकट्ठे करो। अगर सज़ा मुतस्सिम चौधरी को मिलनी थी तो बिना सज़ा के तुम्हें भी इस तहमत लगाने पर छोड़ नहीं दिया जाएगा। अरशद चौधरी की करखत आवाज़ पर माहौल में सन्नाटा छा गया और फिर सभी सरदार उठकर वहाँ से चले गए। अरशद चौधरी एक ईमानदार शख्स था, अपने बेटे की करतूतों से नावाकिफ़ ही था वो। कल जो भी उसने देखा उस पर गुस्सा तो आया, मगर मुतस्सिम चौधरी उसकी आंखों के सामने पला बढ़ा था, इतने सालों का तजुर्बा था, इसीलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचकर 2 दिन का वक्त दिया, क्योंकि मामला औरत ज़ात का था। अगर वो यूं ही सिर्फ मुतस्सिम चौधरी के किरदार को सामने रखकर फैसला करते तो कल को लोग उन पर यकीन ना करते। लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे। जबकि मुतस्सिम चौधरी ने हयात को कार में बिठाकर घर रवाना किया और ख़ुद ईमान शाह के साथ डेरे पर चला गया। वो दोनों इस वक्त मुतस्सिम चौधरी के डेरे पर मौजूद थे, सामने टेबल पर लैपटॉप रखे। मुतस्सिम चौधरी बहुत बारीकी से सामने चलती वीडियो को देख रहा था, जबकि ईमान शाह सिगरेट सुलगाता उरूब के बारे में सोचने में मसरूफ़ था। वीडियो को यूएसबी में सेव करते मुतस्सिम चौधरी ने एक निगाह ईमान शाह को देखा, जो अपने ख्यालों में बुरी तरह गर्क था, और फिर वीडियो सेव करके लैपटॉप बंद किया। क्या बात हुई तुम्हारी उरूब से? मुतस्सिम के सवाल पर ईमान शाह ने चौंक कर उसे देखा और फिर अपने दर्द से फटते सर को दबाते गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। किस बारे में बात करूं? अब बात करने को कुछ नहीं बचा। अब तो माफ़ी और सज़ा का वक्त है।
अब तो देखना है वो माफ़ करती है या सज़ा देती है। वो फैसला सुना दे, फिर बात भी कर लूँगा। सख्त लहजे में नज़र ज़मीन पर टिकाए जवाब दिया तो मुतस्सिम चौधरी ने ताज्जुब से सर हिलाया। मेरी बात मानो तो उसे हकीकत बता दो। अब तो सबूत भी है हमारे पास। ये लो, इसमें वीडियो है, उसे जाकर दिखा दो। रूप को वो मान जाएगी। ना भी मानी तो इस बारे में सोचेगी ज़रूर। यूएसबी ईमान शाह की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो ईमान शाह के होठों पर तल्ख मुस्कुराहट रह गई। मसला ये नहीं है चौधरी कि मैं उस रात ड्रग के ज़ेर असर था। मसला ये है यार कि मैं खुद को काबू ना कर सका। इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा जब मैं खुद को एक नशे से ना बचा सका और अपनी ही मोहब्बत का मुजरिम बन गया। वो इसे देखने के बाद माफ़ तो कर देगी मगर मोहब्बत नहीं करेगी। और ईमान शाह को ये दोनों चीज़ें चाहिए, मोहब्बत भी और यकीन भी। मैं उसका एतमाद फिर से जीत लूँगा। थोड़ा वक्त लगेगा मगर मैं फिर से अपनी रूह को पहले की तरह बना लूँगा। अपनी जगह से उठते हुए नज़रें हाथ में थामी डिवाइस पर टिकाए कहा तो मुतस्सिम चौधरी भी खड़ा हुआ। मैं बात करूँगा उससे और हकीकत बताऊँगा और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी। ईमान शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो ईमान शाह ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। पागल है चौधरी तू। अगर उसे पता चला कि ये बात मैं तुझे बता चुका हूँ तो एक सेकंड नहीं लगाएगी खुद को और मुझे ख़त्म करने में। अगर उस रात में ज़िंदा सलामत बचा था तो सिर्फ इसीलिए कि वो नहीं चाहती थी कि मेरी या उसकी इज्जत का तमाशा बने। अगर वो मेरे आगे हारी थी तो वजह यही थी कि लोग ये ना पूछे कि उसने अपने शौहर का ये हाल क्यों किया। वो बहुत सेंसिटिव है यार इस बात को लेकर। तुम्हें बताने का मकसद भी सिर्फ ये था कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे दुश्मन किस किस तरह तुम पर वार करने वाले हैं। मैं ना भी बताता तो जब तुम इस मामले को देखते तो तुम्हें मालूम हो ही जाना था, जैसे इस वीडियो को देखने के बाद हुआ है। ईमान शाह ने यूएसबी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसमें हवेली और डेरे की सीसीटीवी की वीडियोस थी। और भी सर झटक और फिर सर झटक कर उसे अपनी जैकेट की जेब में डाला। अब आगे क्या करने का इरादा है? सिर्फ कल का दिन है और ये सबूत भी मौजूद है हमारे पास। ईमान शाह ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा तो मुतस्सिम चौधरी ने कार स्टार्ट की। ये वीडियो मुझे तो बेगुनाह साबित कर देगी मगर इससे पहले उस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी कि ये है कौन और कहाँ से आई है। और इस वीडियो में नज़र आ रहे लोगों के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए। ये बात तो साबित हो रही है कि काशिफ बेकसूर है, उसे सच में चाचा ने भेजा था और फिर उन लोगों ने काशिफ का इस्तेमाल करके ये सब किया और वो इस बात से बेखबर ही रहा। मुतस्सिम चौधरी ने कार डेरे से निकालते हुए कहा तो ईमान शाह ने सर सीट की पुष्ट से टिका दिया। ये मामला हल हो जाए तो सज़ा मैं दूंगा क्योंकि तुमसे ज़्यादा वो मेरे मुजरिम है। ईमान शाह के सर्द लहजे पर मुतस्सिम ने सर इस बात में हिलाया। वो दोनों हवेली पहुंचे तो सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। हयात मुलाजमा के साथ किचन में मसरूफ़ थी। गुरूब नज़रें झुकाए मेज़ की सतह पर उंगली से लकीरें खींचने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकर्रम शाह और सलाहुद्दीन साहब पंचायत की बातों में मसरूफ़ थे। नूर बेगम और शाइस्ता बेगम वहाँ मौजूद नहीं थी। मुतस्सिम चौधरी ने अपनी इजरक उतार कर हमेशा की तरह हयात की कुर्सी पर रखी और खुद साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। ईमान शाह ने हसरत भरी निगाह अरूब के झुके चेहरे पर डालकर उसके करीब कुर्सी पर बैठकर चोर नज़रों से अरूब को देखा, जो सफ़ेद रंग की शॉर्ट फ्रॉक पहने और चूड़ीदार सफ़ेद ही पैजामा पहने, सर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े उदास चेहरा झुकाए ईमान शाह के दिल को बेचैन कर गई थी। तभी हयात किचन से बाहर आई, जिसे देख मुतस्सिम चौधरी के मुँह तले अनाबी होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, मगर हयात के सतह चेहरे को देख उसने अपने जबड़े भींचे। हयात खामोशी से खाना लगाकर उरूब की बाएं जानिब कुर्सी घसीट कर बैठ गई, जिसमें मुतस्सिम चौधरी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींच ली। टेबल के सरबराही कुर्सी पर सलाहुद्दीन साहब, उनके सामने मुकर्रम शाह और दाएं जानिब मुतस्सिम चौधरी बैठा हुआ था, जबकि मुतस्सिम के सामने ईमान के साथ उरूब और उरूब के बाएं जानिब हयात सर झुकाए खाने में मसरूफ़ थी। हयात पानी दो मुझे। मुतस्सिम चौधरी के सख्त लहजे पर हयात ने नज़रें झुकाए उठकर पानी गिलास में डाला और इस दौरान मुतस्सिम चौधरी की सर्द नज़रें खुद पर महसूस करके हयात को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी, मगर हिम्मत करके अपने चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए रखे पानी डालकर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठी, जबकि हयात के सर्द रवैये को देख कर मुतस्सिम चौधरी का खून खौल उठा। 2 घूंट पानी पीकर पटकने के अंदाज में गिलास टेबल पर रखा तो सलाहुद्दीन साहब ने घूर कर मुतस्सिम चौधरी को देखा। अगर तोड़फोड़ का इतना ही शौक हो रहा है तो बाहर जाकर अपना सर दीवार में मारकर फोड़ लो, मगर यहाँ ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है।
सलाहुद्दीन साहब के डांटने पर हयात ने डर कर मुतस्सिम चौधरी को देखा, जिसकी आंखें खून छलकाने को तैयार थीं। सलाहुद्दीन साहब को पहले ही मुतस्सिम पर गुस्सा था कि वो क्यों रात को डेरे पर जाता था। अगर जाता था तो घर वालों को इस बात से बाखबर रखता। इसीलिए उन्होंने हयात की क्लास भी ली थी कि क्यों मुतस्सिम चौधरी की बात पर पर्दा डाला। अगर उन्हें पहले इस बारे में कुछ मालूम होता तो वो भी पंचायत में कुछ कह सकते, मगर यहाँ तो उन्हें किसी बात की खबर ही नहीं थी। अब इसी बात पर हयात का भी मुंह फुला हुआ था और सलाहुद्दीन साहब जानते थे कि ये गुस्सा हयात को ही दिखाया जा रहा है। शौहर सुबह से गया, इस वक्त भूखा घर आया है, मगर इसे परवाह नहीं, पानी डालकर दे दिया। खाना कौन निकाल कर देगा? सलाहुद्दीन साहब की बात को नज़रअंदाज करते हयात को घूरते हुए सर्द लहजे में कहा तो हयात झटके से अपनी कुर्सी से उठी। कोई ज़रूरत नहीं, बैठो तुम कहाँ के नवाब लगे हो? ये सामने सब मौजूद है, डालो और खाओ। अगर खुद ये जहमत नहीं कर सकते तो ना खाओ। बेटी है हमारी, मुलाजमा नहीं दी है तुम्हें। एक तो तुम्हारी वजह से पहले ही वो परेशान है, अब बिला वजह की धौंस जमाकर क्या साबित करना चाहते हो? सलाहुद्दीन साहब की गरज के कहने पर हयात को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। बुरी तरह लब कुचलते मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो मुठ्ठियाँ भीजे हयात को खूंखार नज़रों से घूर रहा था, जबकि ईमान शाह नज़रें झुकाए अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। नहीं बाबा, मेरी गलती है। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैंने अपना खाना शुरू कर दिया और मुतस्सिम को देना भूल गई। अपनी कुर्सी से उठकर मुतस्सिम चौधरी के करीब खड़े होकर चावल मुतस्सिम चौधरी की प्लेट में डालते हुए हड़बड़ा कर कहा तो मुकर्रम शाह ने मुस्कुराकर हयात को देखा, जो इस वक्त ससुर और शौहर की नाराज़गी में फंसी हुई थी। रहने दो तुम, वरना 2 दिन बाद ही इस बात की पंचायत बिठा देंगे कि मैंने इनकी बेटी को अपनी मुलाजमा बना लिया। मैं खुद से कर लिया करूँगा अपना काम, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी बीवी, अपनी बेटी होने की जिम्मेदारियाँ निभाओ। एक झटके में अपनी कुर्सी से उठते सर्द लहजे में कहा और अपनी अजरक उठाकर तेज तेज कदम लेता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि मुतस्सिम चौधरी के इस कदर शदीद रद्द अमल पर हयात की आंखें पल में नम हुई। एक तो आजकल उसे वैसे ही बात पर गुस्सा आ रहा था, अजीब चिड़चिड़ापन महसूस होता था और बेवक्त भूख ने अलग उसे परेशान कर दिया था। और अब मुतस्सिम चौधरी की नाराज़गी का सोचकर फूट फूट कर रोने का दिल चाह रहा था। हयात, बैठकर खाना खा लो, कुछ नहीं कहते भाई तुम्हें। रूप की नर्म आवाज़ को सुनकर ईमान शाह का दिल बेसाख्ता धड़का। हयात सर हिलाकर बैठ गई, मगर अब तो इतनी भूख होने के बावजूद खाना गले से नहीं उतर रहा था। वह मुश्किल चंद निवाले जहर मार किए और चोर नज़रों से सलाहुद्दीन साहब को देखा, जो खाना खाकर मुकर्रम शाह के साथ बाहर जा रहे थे। तभी हयात झटके से उठी और किचन में घुस गई। मुतस्सिम चौधरी के लिए खाना गर्म करके ट्रे में रखा और गहरी सांस भरकर बाहर आई। क्या ज़रूरत है भाभी इस सर फिरे चौधरी के नखरे बर्दाश्त करने की? एटीट्यूड दिखाए, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। ईमान शाह की आवाज़ पर हयात ने हौकों की तरह मुँह खोले पलटकर उसे देखा, जो दांतों की नुमाइश करता उसे ही देख रहा था। अल्लाह अकबर। नहीं तो ये मेरे लिए है, यहाँ गर्मी बहुत है ना, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा, बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और बिना ईमान शाह का जवाब सुने सरपट वहाँ से भाग गई। हयात की स्पीड देख ईमान शाह का कहकहा बेसाख्ता गूंजा। अपना खाना खाकर उरूब उठकर जाने लगी तो ईमान शाह ने उरूब की कलाई थामकर उसे रोका, जिस पर उरूब ने नफरत भरी नज़रों से ईमान शाह को देखा। हाथ छोड़ो मेरा ईमान शाह, दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो ईमान शाह ने एक गहरी निगाह उरूब के सरापे पर डालकर कलाई छोड़ दी और उठकर उरूब के सामने खड़ा हुआ। नाराज़गी जताओ उरूब, मगर अपनी नफरत दिखाती आंखों को काबू में रखो। तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपना अक्स और अपनी मोहब्बत के जुगनू देखना चाहता हूँ। इन सब नगीनों में अगर मुझे नाराज़गी के अलावा नफरत दिखी तो तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को निकालते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जिन आँखों में मेरा अक्स ना हो, मेरे लिए मोहब्बत ना हो, तो इनमें मेरे लिए नफ़रत भी नहीं होनी चाहिए। और अगर नफ़रत दिखी तो वह आंखें ही मैं नहीं रहने दूंगा। उरूब के चेहरे पर झुकते हुए सर्द लहजे में कहा तो उरूब ने ईमान शाह के सीने पर हाथ रखकर पीछे को ढकेला। मुझे लग रहा है आज भी नशे में हो, जो यूँ बहकी बहकी बातें कर रहे हो। काट दर निगाह ईमान शाह पर डाल कर तेज तेज कदम लेती वहाँ से निकलती चली गई। उरूब के जाने के बाद ईमान शाह ने बमुश्किल अपने इश्तियाल को काबू पाया। हयात जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो नज़रें खिड़की के सामने खड़े सिगरेट फूंकते मुतस्सिम चौधरी की पीठ पर से टकराई। अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करके
ट्रे टेबल पर रखी और पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। सिम खाना खा ले, आपने कुछ नहीं खाया, मुतस्सिम चौधरी के पीछे खड़े होकर अपनी हथेलियां मसलते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने गर्दन मोड़कर सर झुकाए खड़ी हयात को देखा, जो मुंह के बड़े बड़े डिज़ाइन बनाने में मसरूफ़ थी। जिसे देख मुतस्सिम चौधरी को महसूस हुआ वो सिगरेट की स्मेल से मुंह बना रही है। ना महसूस अंदाज में सिगरेट खिड़की पर मसल कर नीचे बागीचे में फेंक दी, मगर हयात को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। सिम, मुझे भी भूख लगी है, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही, प्लीज़ आ जाए ना, मुतस्सिम चौधरी की पीठ पर हाथ रखते हुए नम लहजे में कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने पलटकर हयात की कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और सोफे पर आकर बैठ गया। ट्रे अपनी जानिब खिसकाकर अपना बाया बाजू हयात की कमर के गिर्द लपेट कर उसे अपने नज़दीक किया। मैं तो यहाँ रोज़ बकवास करता हूँ, या तुम समझती हो मैं यहाँ झक मारने बैठा हुआ हूँ, जो मेरी कोई बात तुम्हारी इस खोपड़ी में आती ही नहीं। जब मैंने कहा था कि किसी की वजह से मैं तुम्हें खुद से लापरवाही बरतते ना देखूँ तो अब कौन मर गया था जिसके गम में खाना पीना छोड़कर बैठी हुई थी? हयात के मुंह में निवाला डालते दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा। तो हयात डरकर पीछे को खिसकी। मुतस्सिम चौधरी के चेहरे के खतरनाक तेवर देख हयात का पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। एक तो आपकी वजह से बाबा ने मुझे डांटा, मुझे मनाने की बजाय खुद मुंह बनाकर बैठ गए, और अब जब मैं मना रही हूँ तब भी ये अकड़ दिखा रहे हैं, नज़र झुकाए नम लहजे में कहा। तो मुतस्सिम ने आंखें झुकेड़कर हयात को देखा। चम्मच में चावल भरकर हयात के मुंह में ज़बरदस्ती डाले तो हयात ने शिकवा किनार नज़र से मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो हयात को खिलाने के साथ साथ खुद भी खा रहा था। चेहरे पर हुनूर सर्द तासुरात सजाए हुए थे। चम्मच एक बार फिर हयात की जानिब किया तो हयात ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, जिसे देख मुतस्सिम ने आईब्रो उचकाया, हयात के होठों पर चम्मच का दबाव बढ़ाया तो हयात ने नम नज़र से मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो अब दूसरे हाथ से हयात का चेहरा दबोचे उसे मुंह खोलने का इशारा कर रहा था। मुतस्सिम चौधरी के संजीदा चेहरे को देख हयात ने थोड़ा सा मुंह खोल कर खाया तो मुतस्सिम ने मुस्कुराती नज़रों से हयात को देख चम्मच वापस रखा। नज़रें हयात के होठ पर लगे चावल के दाने पर गई तो बिना हयात को समझने का मौका दिए अपना बायां बाजू हयात के गर्दन के गिर्द लपेट कर उसे अपनी तरफ झुकाकर हयात के होठों को अपनी शिद्दत से भरी गिरफ्त में ले लिया, जिस पर हयात बस फड़फड़ा कर रह गई। मुतस्सिम चौधरी ने अपने दोनों हाथ हयात की कमर के गिर्द लपेट कर उसे खुद में भींचा, अपने होठों से गर्दन पर सरकते मुतस्सिम चौधरी के होठों के जानलेवा लम्स पर हयात की सांसें लम्हों में भारी हुई। तड़प कर मुतस्सिम चौधरी के कुर्ते को कंधों से दबोचा, जबकि मुतस्सिम चौधरी अपने सुलगते होठों के लम्स को हयात की गर्दन पर आज़ाद छोड़ते हयात के वजूद से उठती दिलकश खुशबू को महसूस करता बहकने लगा था। सिम, पीछे हटे, मेरा दम घुट रहा है। लंबे लंबे सांस लेते मुतस्सिम चौधरी को पीछे करना चाहा तो मुतस्सिम ने खुमार आलूद नज़रों से हयात को देखा। तुमसे दूर रहकर मुझे भी अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही है ज़िंदगी। अभी तो तुम मेरी दस्तरस में हो, मेरे इतने करीब कि जब चाहे हाथ बढ़ाकर तुम्हें खुद में छुपा लूँ, मगर फिर भी ये दिल है कि सैराब ही नहीं होता। हर बार की कुर्बत मेरी तिश्नगी को बढ़ा देती है। जब तक तुम्हारी सांसों को महसूस ना कर लूँ, सीने में धड़कते इस दिल को करार नहीं मिलता। बहके बहके बेबाक लहजे में सरगोशियाँ करते अपना लम्स हयात के चेहरे पर जा बजा छोड़ा। हयात के बालों को अपनी नरम गिरफ्त में लेकर सर पीछे को झुकाकर अपने तिश्ना लब हयात की गर्दन पर जा बजा रखकर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। मुतस्सिम चौधरी के बहके लहजे और शिद्दत भरे अंदाज को महसूस करके हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। कमरे की फुसूखेज़ फिज़ा में हयात की मध्यम चलती सांसों और मुतस्सिम चौधरी की बेबाक सरगोशियों का मध्यम शोर रक्स पैदा कर रहा था। मुतस्सिम चौधरी की सरगोशियों से सुर्ख पड़ती हयात ने चेहरा मुतस्सिम चौधरी के सीने में छुपाना चाहा, मगर इससे पहले ही मुतस्सिम चौधरी ने हयात को सोफे पर पीछे को धक्का देकर उस पर झुकाया। हयात के खून छलकाते चेहरे को देख मुतस्सिम चौधरी ने होठ का किनारा दांतों तले दबाया। शर्म और हया से उठती गिरती पलकों के रक्स को देखते मुतस्सिम मबहूत हुआ। नजरें पलकों से होती सुर्ख खून छलकाते रुखसारों पर आई तो मुतस्सिम चौधरी बेखुद होता झुका और अपना शिद्दत भरा लम्स हयात के रुखसारों पर छोड़ा, जिसे महसूस करके हयात ने अपने हाथ मुतस्सिम चौधरी के कंधों पर रख दिए। मुझे पता ही नहीं था कि आज खाने के बाद मुझे स्वीट डिश में अपनी बेगम मिलने वाली है, तो मैं बिना वक्त ज़ाय किए खाना खा लेता। कुमार आलूद नज़रों से हयात को देखते अपना अंगूठा हयात के नम होठों पर फेरते, मानीखेज़ अंदाज में कहते अपनी उंगली को होठों से ट्रेस करते, गर्दन पर अपनी शिद्दतों के दिए गए निशानात पर हाथ फेरना शुरू किया।
मुतस्सिम चौधरी की उंगली को अपनी गर्दन से सरकते दिल के मकाम पर महसूस करके हयात ने हाथ बढ़ाकर मुतस्सिम चौधरी के हाथ को थामते नफ़ी में सर हिलाया। खुश्क पड़ते होठों पर ज़बान फेर कर उन्हें तर किया। वजह पूछ सकता हूँ मैं तुम्हारी इस मज़ाहमत की? एक बात कान खोल कर सुन लो हयात, मैं हमारे रिश्ते को तुम्हारी किसी बेवकूफ़ी की नज़र नहीं करने दूंगा और ना ही तुम्हारी फजूल सी मज़ाहमतों की वजह से तुमसे दूर रहने वाला हूँ। इस मामले में ना तुम्हारी चली है और ना चलेगी। मेरा जब दिल चाहेगा मैं तुम्हारे करीब आऊँगा, जब दिल चाहेगा सारे फासले मिटाकर तुम्हारे जिस्म से रूह में उतर जाऊँगा। हयात को अपनी बाहों में भरकर कदम बेड की जानिब बढ़ाते हुए सर्द लहजे में कहा। तो मुतस्सिम चौधरी के खतरनाक इरादे महसूस करके हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। चोर निगाहों से मुतस्सिम चौधरी के चेहरे को देखा, जो हयात को बेड पर लिटाकर अपना कुर्ता उतारकर सोफे पर उछाल चुका था। कमरे की लाइट्स ऑफ करके साइड लैंप ऑन किया और हयात के करीब नीम दराज होकर हयात की कमर में बाजू लपेटकर हयात को अपने सीने पर गिराया। और अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ फिर? मुतस्सिम चौधरी की घनी मूंछों पर अपनी उंगली फेरते हुए नज़र झुकाए सवाल किया। जाने चौधरी, मेरे पास तो नाराज़गी दूर करने का भी यही तरीका है। तुम दिल खोल कर नाराज़ हो, शिकवे करो, बस ये याद रखना, फिर चौधरी इसी तरह तुम्हारे करीब होकर इस नाराज़गी को ख़त्म करेगा। हयात की चुटिया के बल खोलकर बालों को पुश्त पर बिखेरते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी की बात पर हयात ने मुँह बसोर कर मुतस्सिम चौधरी को देखा। इससे पहले मुतस्सिम चौधरी कोई जवाब दे ताकि हयात एक ही झटके में उठती अपने मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की जानिब भागी, जिसे देख मुतस्सिम भी परेशानी से हयात के पीछे आया। हयात को सिंक पर झुके दो वॉमिट करते देख जल्दी से आगे बढ़कर हयात को अपने पीछे से अपने हिसार में लिया। हयात के बाल पीछे को करके अपने हाथ में थामे और हयात की कमर को सहलाने लगा। वॉमिट से हयात की हालत को बेहाल होते देख मुतस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। हयात ने कुल्ली करके ब्रश किया और पलटकर सर मुतस्सिम चौधरी के सीने से टिका दिया। हयात के जिस्म को बुरी तरह से कांपते महसूस करके मुतस्सिम उसे बाहों में भरकर रूम में लाया। बेड पर हयात को बिठाकर उसके नम होठों को साफ करते अपने लब हयात के माथे पर रखे। मुझे लग रहा है मेरे पाँव से जान निकल रही है, अपने बेजान होते पाँव को महसूस करते नम लहजे में कहा। तो मुतस्सिम ने तड़प कर हयात को देखा। हुश, कुछ नहीं हुआ जाना, सब ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ ताकि तुम्हारा दिल ख़राब ना हो, हयात का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा और कदम रूम से बाहर रखे। किचन में आकर हयात के लिए जूस, उसकी फेवरेट चॉकलेट्स और कुछ फ्रूट ट्रे में रखकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। फिर कुछ याद आने पर जल्दी से पलटा और फ्रिज में पड़ी रसमलाई और आइसक्रीम भी हयात के लिए रख ली। जबकि ये सब करते हुए मुतस्सिम चौधरी के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वो घर डॉक्टर को बुला सकता था, मगर गांव में सिर्फ एक ही क्लिनिक था जहां मेल डॉक्टर होता था। हयात की कभी जो तबीयत ख़राब होती थी, मुतस्सिम उसे शहर फीमेल डॉक्टर के पास ही लेकर जाता था। और जो आजकल हालात चल रहे थे, मुतस्सिम चौधरी की कोशिश यही थी कि किसी को इस बात के बारे में मालूम ना हो तो बेहतर होगा। वो नहीं चाहता था कि मुतस्सिम चौधरी से दुश्मनी करते हयात को इस सब का निशाना बनाए। मुतस्सिम चौधरी कमरे में दाखिल हुआ तो हयात को निढाल देखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि उसे फिर से वॉमिट हुई है। ट्रे बेड पर रख कर पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर औंधे मुँह गिरी हयात को उठाकर अपने हिसार में लिया। चौधरी की जिंद जान बस इतने में ही थक गई, अभी तो पता नहीं कितना तंग करना है इसने। हयात की पुश्त को अपने सीने में भींचते हुए सरगोशी की तो हयात ने बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलकर मुतस्सिम चौधरी की बात को समझने की कोशिश की। आप है ही मेरी सेहत के दुश्मन, आपकी ही नज़र लगी है मुझे, और अब फिर कह रहे हैं कि इसने और कितना तंग करना है, चॉकलेट उठाकर खाते हुए शिकवा कोना लहजे में कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। हयात की गर्दन से बाल हटाकर अपना चेहरा हयात की गर्दन में छुपा लिया, जबकि हयात सब कुछ फरामोश किए खाने में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद मुतस्सिम चौधरी ने थोड़ी हयात के कंधे पर टिका कर सामने खाली ट्रे को देखा तो होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिसमें फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं बचा था। सिम, आपका भी दिल कर रहा होगा ना, तो ये फ्रूट खा ले, मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने घूर कर हयात को देखा। ट्रे उठाकर टेबल पर रखी और लाइट्स ऑफ की। लेटकर हयात को अपने हिसार में लेकर उसके बालों में उंगलियां फेरते हयात को पुरसुकून करना चाहा। अब तो वॉमिट फील नहीं हो रही। तुमने अभी खाया था हयात और लेट गई हो, कुछ देर चहलकदमी कर लेती तो अच्छा होता। ये ना हो खाना हजम ना हो और फिर से दिल खराब हो। हयात की कमर पर अपनी उंगलियों को दबाव बढ़ाते
हयात को अपने सीने में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हयात ने नींद में डूबी सुर्ख डोरों वाली आंखों से मुतस्सिम चौधरी को देखा। सिम, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दे। सर मुतस्सिम चौधरी की थोड़ी पर टिकाते मिन्नत भरे लहजे में कहा। सो जाओ, मेरे सारे जज्बात जगाकर अब तुमने सोना ही था। ये मत समझना कि तुम्हारी बचत हो गई, कल सूद समेत बदला लूँगा। हयात के माथे पर अपना लम्स छोड़ते धमकी देने वाले अंदाज में कहा। हयात की मध्यम चलती सांसों को महसूस करके मुतस्सिम को हयात की नींद का यकीन हो गया। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। एक नज़र अपने सीने पर सिमट कर सो रही हयात को देखा और मोबाइल वापस रखकर हयात का सर नरमी से तकिए पर रखा और अपना कुर्ता पहनकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर रख दिए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।